नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का मोटिवेशन है, दूसरों से पीछे हो तो फर्क नहीं पड़ता, खुद से आगे निकलो, यही असली जीत है। दोस्तों, आज की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। जो आज की क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं आपको सॉल्व किए जा रहे हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। दोस्तों, आज 5वीं क्लास है। इस टॉपिक की 4 क्लास हो चुकी हैं, आज 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गेट अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1947 को। जो गेट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, यह अस्तित्व में कब आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 1948 को। गेट है वो 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया था। गेट विभिन्न राष्ट्रों के मध्य टैरिफ व्यापार बाधाओं को कम करने, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित की गई संस्था थी। 30 अक्टूबर 1947 को 23 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर हुआ किया गया था। तो 1 जनवरी 1948 को यह अस्तित्व में आया था। बाद में बदली वैश्विक परिस्थिति तथा विकासशील देशों द्वारा इस पर लगाए गए विभेदीकरण के आरोपों से उरुग्वे दौर की वार्ताओं के फलस्वरूप इसका स्थान WTO ने ले लिया था। इसका वर्तमान में नाम है वो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आया है। जो गेट है जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। यह उरुग्वे दौर की वार्ताओं में फलस्वरूप मराकस समझौते का प्रतिफल है। मराकस में समझौता हुआ था, उसी की यह देन है। उसी के तहत, उसी समझौते में गेट को WTO में परिवर्तित किया गया था। वर्तमान में WTO है जो विश्व व्यापार संगठन है, वो विश्व व्यापार को नियंत्रण एवं निर्देशित करने की शीर्ष संस्था है। जो WTO है, जो विश्व में जो व्यापार होते हैं उनको नियंत्रित एवं निर्देशित करने की शीर्षकारी संस्था है WTO। अतः गेट 1 जनवरी 1948 को आया था, जिसका नाम परिवर्तित करके जब 1 जनवरी 1995 को WTO अस्तित्व में आया था। WTO ने 1 जनवरी 1995 को इसका स्थान ले लिया था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 1995 को, 20 मार्च 1995 को, 9 जनवरी 1997 को, 1 जनवरी 2000 को। आपका सही जवाब होगा 1 जनवरी 1995 को। गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन WTO का संगठन है वो अस्तित्व में 1 जनवरी 1995 को आया था। आपका अगला सवाल है, यह किसका कथन है कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य या घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। केनेथ वाल्टज, E.H. कार, स्टीफेन क्रसनर, हंस जे मार्गेनथाउ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हंस जे मार्गेनथाउ। हंस जे मार्गेनथाउ ने कहा था कि किसी ऐसे पूर्ववर्त चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य या घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। यह कथन हंस जे मार्गेनथाउ का
है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1933 में मोंटीवीडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 4 मानदंड दिए गए थे, जिनमें से कौन सा नहीं है वो देखना है दोस्तों। अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्रारंभ करने की क्षमता, ये तो शामिल है। निर्धारित क्षेत्र, ये भी शामिल है। युद्ध करने की क्षमता, ये शामिल नहीं है दोस्तों। ईसाई जनसंख्या, ये भी शामिल है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, युद्ध करने की क्षमता है वो शामिल नहीं है। राष्ट्रों के अधिकार और कर्तव्यों पर 1933 में मोंटीवीडियो सम्मेलन का निर्धारण 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा युद्ध करने की ताकत नहीं है। इसके 4 मानदंड थे: स्थायी जनसंख्या, निर्धारित क्षेत्र, सरकार एवं अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्रारंभ करने की क्षमता। इसके 4 मानदंड थे, लेकिन युद्ध करने की क्षमता है वो नहीं था। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर में चयन कीजिए। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। सूची 1 दे रखी है जिसमें द 20 ईयर क्राइसिस है, वो 1919 से 1939 तक हुआ था। वो किसने दिया? कार्ल ड्यूस, क्वामे नुक्रुमा, E.H. कार, J.A. हॉम्सन। तो आपका द 20 ईयर्स क्राइसिस 1919 से 1939 है, J.A. हॉब्सन हो जाएगा। J.A. हॉब्सन। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस है वो कार्ल ड्यूस ने दिया था। कार्ल ड्यूस की पुस्तक है। किसकी है? कार्ल ड्यूस की है। तो बी का हो जाएगा 1, ए का 4, बी का 1। और इंपीरियल ए स्टडी, इंपीरियल लिज्म ए स्टडी है, सॉरी दोस्तों, द 20 ईयर क्राइसिस 1919 से 1939 तक लिखी गई थी, वो है E.H. कार की है। E.H. कार की है। दोस्तों पहले गलत बता दिया, सॉरी, उसके लिए चेंज कर लेना। द 20 ईयर क्राइसिस है वो E.H. कार की है। किसकी है? E.H. कार की। ए में हो जाएगा 3, ए में क्या हो जाएगा? 3। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है वो कार्ल ड्यूस की है। किसकी है? कार्ल ड्यूस की। बी में हो जाएगा 1। इंपीरियलिज्म ए स्टडी है वो J.A. हॉब्सन की है। किसकी है? J.A. हॉब्सन की। सी में हो जाएगा 4। और नियो कोलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, यह है क्वामे नुक्रुमा की है। किसकी है? क्वामे नुक्रुमा की। डी में हो जाएगा 2। तो आपका सही जवाब होगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। अब किसमें दे रखा है? 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी में दे रखा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था? मिस्र, सऊदी अरब, ट्यूनीसिया, लीबिया। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब है वो अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था, साक्षी नहीं था। इसी के फलस्वरूप अब यहाँ भी व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है। महिलाओं के अधिकारों में भी वृद्धि हुई है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया था? हंस जे मार्गेनथाउ, रॉबर्ट कॉक्स, E.H. कार, विलियम फॉक्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विलियम फॉक्स। विलियम फॉक्स ने महाशक्ति या सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया था। अमेरिकन चिंतक था विलियम फॉक्स, जिसने सर्वप्रथम महाशक्ति या सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया था।
आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत पर पोखरण सेकंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था? 60वां संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान सितंबर 2005 में, 11 सितंबर 2001 में 9/11 हमले के बाद, जनवरी 2005 में बुश के दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ की पूर्व संध्या पर, मार्च 2003 में अमेरिका द्वारा दिए गए इराक हमले के समय। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 11 सितंबर 2001 में 9/11 हमले के बाद पोखरण सेकंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने हटा लिया था 11 सितंबर 2001 को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की? एसीटन ने, मैकग्रा ने, फुल्टन ने, मास्टरमैन ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फुल्टन ने। फुल्टन ने यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा की समिति ने की थी। ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर फुल्टन कमेटी रिपोर्ट के द्वारा दी गई थी, जब उसके सिफारिश पर गठन किया गया था। फुल्टन कमेटी रिपोर्ट है वो 1968 में आई थी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसमें देखना है सही नहीं है। उनका विचार था कि आत्मनिर्णय तथा राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रथम विश्व युद्ध के संग्राम के पश्चात उदारवादी अंतर्राष्ट्रवादियों ने युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया था। सही है दोस्तों। उनका यह भी विश्वास था कि कूटनीति को सर्वसम्मति द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये भी सही है। उनका विश्वास था कि शक्ति संतुलन से सामूहिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। ये भी सही है। तो आपका इसमें ए है वो गलत है कि उनका विचार था कि आत्मनिर्णय तथा राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये कथन गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है वो कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? एमजे मिलर, हेम्स ब्लिक्स, एम बुआलजीजी, मोहम्मद महाबिर। आपका सही जवाब होगा हेंस ब्लिक्स। हेंस ब्लिक्स हैं जिसको सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति के सभापति थे, हेंस ब्लिक्स। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिका की थामने की नीति के संबंध में सही नहीं है? थामने के इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कूटनीति तथा सैन्य हस्तक्षेप का उपयोग किया गया। इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना था। नीति का लक्ष्य सोवियत प्रभाव को थामना था। अमेरिका ने विदेशी सहायता का उपयोग थामने के साधन के रूप में किया था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना था। यह कथन गलत है।
आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित घटनाएं दे रखी हैं। न्यूरेमबर्ग और क्योटो ट्रायल, गोर्बाचेव को सीपीएसयू का महासचिव नियुक्त किया जाना, ईरान में इस्लामी क्रांति, औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु सीएससीई की बैठक। तो नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चयन करना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 के न्यूरेमबर्ग और क्योटो ट्रायल है वो पहले हुई थी। उसके बाद ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी। उसके बाद गोर्बाचेव को सीपीएसयू का महासचिव नियुक्त किया जाना था। फिर उसके बाद औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु सीएससीई की बैठक हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कि न्यूरेमबर्ग और क्योटो ट्रायल है 1945 से 1948 तक हुआ था। ईरान में इस्लामी क्रांति 1978-1979 में। गोर्बाचेव को सीपीएसयू का महासचिव नियुक्त किया जाना 1985 में। औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु सीएससीई की बैठक 1992 में। आपका अगला सवाल है, रिक्ति पूर्व प्रीएम्प्टिव रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह रणनीति युद्ध रोकने के लिए तैयार की गई थी। यह कथन सही है दोस्तों। यह रणनीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुकूल है। यह कथन गलत है। यह रणनीति किसी संभावित आक्रामक के बलवती होने से पूर्व आक्रामक का अनुमोदन करती है। ये भी सही है। यह रणनीति दुर्जन शासन से मिलने वाली धमकी से संबंधित है। ये भी सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यह रणनीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुकूल है। यह कथन सही नहीं है। आपका अगला सवाल है, सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सीरियाई सेना के लिए हिजबुल्लाह के समर्थन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में पुनः हस्तक्षेप किया? नहीं, ये गलत है। 2013 में दमास्कस में हुए ससीनर्स गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया था। हाँ, ये कथन सही है दोस्तों कि 2013 में दमास्कस में हुए ससीनर्स गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से संबंधित है? इमैनुअल कांट और वाल्टायर, माइकल डायल और ब्रूस रूसेट, थॉमस क्रिस्टेंसेन और थॉमस सेलिंग, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइकल डॉयल और ब्रूस रूसेट। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत का व्यापक रूप से लेखों का संबंध है वो माइकल डायस और ब्रूस रूसेट है। बे ऑफ वार एंड पीस 1996 में माइकल डायल की प्रसिद्ध पुस्तक है। बे ऑफ वार एंड पीस 1996 की है, जो माइकल डॉयल की प्रसिद्ध पुस्तक है। डॉयल ने शांति संबंधी विचारों में कांट से सर्वाधिक प्रभावित थे। आपका अगला सवाल है,